नमस्कार। आप सभी को दीपावली की हार्दिक बधाइयाँ। और इस दीपावली के मौके पर आज हम लोग कुछ कम समय में कुछ बेहतर करने जा रहे हैं ना। और आज हम लोग उन टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं जो कहीं ना कहीं बच्चों को लगता है ये टॉपिक बहुत वीक है, ये याद नहीं हो पाता, बहुत ये छोटे से छोटे टॉपिक्स हैं लेकिन याद नहीं होता है। ठीक है ना। चलो तो स्टार्ट करता हूँ आज का सेशन। और सबसे पहले तो बता देना चाहता हूँ कि एक टेलीग्राम मेरा चैनल है जिनसे आप परिचित होंगे, जिसको हम लोग कहते हैं राजीव महेंद्रा जी। आप टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं इस चैनल को @राजीव महेंद्रा जी के नाम से है। ठीक है ना। यहाँ पर जो भी आपको क्लास की PDF चाहिए होती है, जो भी डाउट्स हैं आपको यहाँ पे रिजॉल्व करके मिलेगा। ठीक है। चलो हम लोग आज चर्चा करेंगे कुछ वैसे इंपॉर्टेंट बैंकिंग टर्म्स जो कहीं ना कहीं है तो बहुत छोटे हैं लेकिन बहुत डिस्टर्ब करते हैं, है ना। तो आज हम लोग इन टॉपिक को बहुत बारीकियों से देखना क्लियर करेंगे। ठीक है। चलो सबसे पहले अगर मैं बोलूं तो बहुत छोटा टॉपिक है। जिस टॉपिक का नाम है जिसको कहते हैं रेपो रेट। बहुत इम्पॉर्टेंट है, खासकर बैंक एग्जामिनेशंस में। अगर हम बैंक की कैंडिडेट्स की बात करते हैं तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है। और आज मैं इस टॉपिक को बहुत आसान तरीके से आपको रिजॉल्व करके दिखाऊंगा और याद रहेगा। ठीक है। चलो अगर मैं बोलूं कि रेपो होता क्या है, सिंपल से तो उसको हम लोग ऐसे समझते हैं। अगर मैं एग्जांपल लूं कि हमारे पास एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, बिल्कुल सही है, जो हमारे देश का क्या है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। इसके फंक्शंस बहुत सारे हैं, है ना। इकोनॉमी को मेंटेन करना, इकोनॉमी में मनी के फ्लो को मेंटेन करना, महंगाई को कंट्रोल करना, बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है। तो होता क्या है जरा समझना, एकदम मैं बारीकी से समझा रहा हूँ। ठीक है ना। एक एग्जाम्पल लेता हूँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का और एक एग्जाम्पल किसका लेता हूँ, बैंक का। मानते हैं फॉर एग्जाम्पल इस बैंक का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। क्या नाम है इसका, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भाई RBI हमेशा कहता है बैंकों से कि कुछ भी हो जाए आप मुझसे उधार ले सकते हो, यानी कि याद है ना एक फंक्शन होता है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। तो एक SBI ने कहा, जो SBI है उस SBI ने बेचारे ने कहा कि सर मुझे लोन की रिक्वायरमेंट है, मुझे लोन की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ बैठे हैं हमारे शक्तिकांता दास जो RBI के गवर्नर हैं। तो शक्तिकांता दास ने कहा कि ये बताओ जो तुम्हें लोन चाहिए, चाहिए क्यों। तो बैंक ने कहा सर बहुत सारे काम हैं इसलिए लोन हमें चाहिए। तो कहा ठीक है। तो इस बैंक ने RBI से लोन मांगा तो कहा कितने समय के लिए चाहिए। तो बैंक ने कहा जो हमें लोन चाहिए बड़े कम समय के लिए चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आपको हम 1 दिनों के लिए लोन देंगे। समझना ध्यान से, यानी कि शक्तिकांता दास जी ने SBI में कहा दिनेश खारा जी को कहा कि भाई ठीक है आपको हम 1 दिनों के लिए लोन बिल्कुल देंगे, टेंशन मत लीजिए। ठीक है। तो कहा ठीक है, कंडीशन क्या होगी। तो RBI ने कहा कुछ नहीं, बहुत आसान सी कंडीशन होती है। एक काम करते हैं, आपके पास जो डिपॉजिट है NDTL याद है दोस्तों, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। अगर याद होगा मैंने ऑलरेडी क्लासेस में पहले बताया है। एक होता है बैंकों में करंट अकाउंट, एक होता है सेविंग अकाउंट। इन दोनों ही अकाउंट को अगर हम ऐड कर लें तो बैंक में कहते हैं इसको डिमांड डिपॉजिट। क्या कहते हैं बेटा, डिमांड डिपॉजिट, ध्यान रखिएगा। और अगर मैं बोलूं एक FD होता है और एक RD होता है। अगर मैं इसकी बात बोलूं तो पता होगा बैंक में इसको मानते हैं क्या, इसको कहते हैं टाइम डिपॉजिट। और जो पैसा हमने बैंक में जमा किया है हमको पता है कि आज न कल वो पैसा हम वापस मांगेंगे। तो अगर दोनों को ऐड कर लें, तो अगर मैं दोनों को ऐड करता हूं तो ये कहलाता है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। मैं फिर से बोल रहा हूं, बैंकों के पास जो भी NDTL होगा, बैंकों के पास जो भी NDTL होगा, तो RBI ने कहा कि आपके पास जो भी आपके पास डिपॉजिट है, ठीक है। तो दिनेश खारा जी ने कहा ठीक है मेरे पास डिपॉजिट है। तो कहा
उस डिपॉजिट का 0.75%, मैं फिर से बोल रहा हूं, उस डिपॉजिट का 0.75% इतना मैं आपको लोन दे सकता हूं, इतना मैं आपको लोन दे सकता हूं। यानी कि फिर से समझना, दिनेश खारा जी जो कि एसबीआई के चेयरमैन हैं, उन्होंने शक्तिकांता दास जी से कहा कि भाई मुझे लोन चाहिए। समझना ध्यान से। तो शक्तिकांता दास जी ने क्या कहा, बिल्कुल मैं आपको लोन दूंगा। तो कहा उसकी कंडीशन क्या होगी, आपका जो भी एनडीटीएल होगा, आपका जो भी एनडीटीएल होगा उसका 0.75% आप लोन ले सकते हैं। कहा ठीक है। तो एसबीआई ने कहा जो आप लोन लेंगे उसका रेट क्या होगा। बस दोस्तों देखो यही कहानी है। तो जो रेट पर, जिस रेट पर बेटा समझना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिस रेट पर बेटा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को उधार दे रही है, जिस रेट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को उधार दे रही है शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म मतलब ओवरनाइट, एक दिनों की बात कर रहे हैं, उस रेट को ही क्या कहते हैं हम लोग, रीपर्चेज ऑपरेशन, या क्या कहते हैं, रेपो रेट। एकदम आसान तरीके से मैं बता रहा हूं दोस्तों। एसबीआई ने कहा आरबीआई से कि मुझे लोन चाहिए, तो आरबीआई ने कहा आपके पास कितना जमा है पैसा भाई। तो एसबीआई ने कहा कि मेरे पास कुछ पैसा जमा है इन द फॉर्म ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट, गॉट इट। तो कहा जो भी आपके पास पैसा डिपॉजिट है, समझना, आपके पास जो भी पैसा डिपॉजिट है उसका 0.75% आप मुझसे एक दिनों के लिए लोन ले सकते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, जिसे हम क्या कहेंगे, रेपो रेट। यानी कि हम कह सकते हैं हमारे पास एक कंक्लूजन आ गया, जिस रेट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को शॉर्ट टर्म के लिए लोन उधार देती है उसे क्या कहेंगे दोस्तों, रेपो रेट। क्लियर। एकदम आसान शब्दों में बता रहा हूं, एकदम आसान शब्दों में। अब आज से भूलिएगा नहीं, सिंपल छोटा सा टर्म है, लेकिन याद रखना एग्जाम में बेटा ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ओके। अगर मैं बोलूं कि वर्तमान में यह कितना परसेंट है, तो ये कितना परसेंट है बेटा, यह 4% है। अब जरा मुझे बताओ, जरा समझने के लिए, अगर 2 पल के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, इस रेपो रेट को 4% से बढ़ाकर आरबीआई करती है 10%। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा होगा नहीं, पॉसिबल नहीं है। मान लो कितना करती है, 10%। इसका मतलब जरा बताओ क्या होगा। तो इसका मतलब ये जरूर होगा कि अब ये जो एसबीआई है आरबीआई को 6% ब्याज ज़्यादा देगी। तो क्या अपने घर से देगी, नॉट पॉसिबल। तो क्या करेगी, यह मार्केट में दोस्तों, यह मार्केट में लोन को महंगा कर देगी। यह मार्केट में लोन को क्या कर देगी बेटा, महंगा कर देगी। ओके। इसीलिए आपने गौर किया होगा, जब आरबीआई को मार्केट से पैसा हटाना होता है, जब आरबीआई को मार्केट से पैसा एब्जॉर्ब करना होता है, तो क्या करता है, वो रेट्स को इंक्रीज करता है। जैसे भी आपने देखा पिछले 6 महीनों में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कभी भी मार्केट से पैसा हटाने के लिए रेट्स को ज़्यादा नहीं किया, हमेशा रेट्स को क्या किया, कम किया, क्योंकि मार्केट में पैसा उनको डालना है। गॉट इट। यानी कि जिस रेट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को शॉर्ट टर्म के लोन उधार देता है उनके एनडीटीएल के बिहाफ पर, उसे कहते हैं क्या, रेपो रेट। उम्मीद करता हूं कि याद होगा सभी को, अब गलती नहीं करोगे। ठीक है, थोड़ा परिभाषा देख लेते हैं। रेपो रेट is the rate of interest that banks pay when they borrow money from the Reserve Bank of India। रेपो दर ब्याज की वह दर है जो बैंक भुगतान करते हैं जब वो भारतीय रिजर्व बैंक से अपनी अल्पकालिक निधि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पैसे उधार लेते हैं। याद रहेगा टू ऑल ऑफ यू। आगे चलते हैं। है 12 छोटा सा टर्म, लेकिन अक्सर हम लोग कंफ्यूज कर जाते थे। ठीक है ना, अब याद रखना, सिंपल शब्दों मैंने आपको बताया है। ठीक है, आगे चलता हूं। रिवर्स रेपो रेट। अच्छा, बहुत लोग इसको ऐसे याद करते हैं कि जब रेपो रेट पे उधार दिया तो रेपो रेट, और जब उधार लिया तो रिवर्स रेपो। एकदम ये गलत परिभाषा है, जरा समझना। कभी भी हमारे देश में जो हमारा सेंट्रल बैंक है वह उधार नहीं लेता है, समझिए इस बात को। ठीक है, होता क्या है, जरा समझते हैं इसको। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं,
हमारे देश में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, आरबीआई, और हमारे देश में एक बैंक है एग्जाम्पल। अब जरा समझना, इसने इसको उधार दिया, इसने इसको उधार दिया ऑन द ग्राउंड ऑफ रेपो रेट, गॉट इट। और इस बैंक के पास मान लो क्लोजिंग करते वक्त, क्लोजिंग करने के बाद कुछ पैसा बच जाता है, एग्जाम्पल समझना, कुछ पैसा मान लो बच जाता है, कुछ पैसा बच जाता है, जरा देखना मैंने एकदम हिंदी में लिखा है, जाता है। तो जरा समझना, यह बैंक, आरबीआई कहती है बैंक से कुछ नहीं, आपके पास जो पैसा बच जाता है, आपके पास जो पैसा बच जाता है, आप उसी पैसे को हमारे पास डिपॉजिट कर दो, आप उसी पैसे को हमारे पास डिपॉजिट कर दो। यानी आपके पास जो भी एक्सेस मनी है, उस एक्सेस मनी को आप हमारे पास जमा कर दो, उसके एवज में आपको हम कुछ ब्याज देंगे। तो जो उस एवज में ब्याज देती है आरबीआई, किसको? बैंकों को, उसे ही कहते हैं क्या? रिवर्स रेपो रेट। याद रहेगा। अब देखो क्या फायदा होगा, जब बैंकों के पास पैसा बचा हुआ है, उन्होंने वो पैसा दिया किसको? आरबीआई को। अब कभी कभी लालच भी होगा कि भाई हमें ब्याज ज़्यादा मिलता है आरबीआई के पास, तो वो ज़्यादा लोन कम देंगे मार्केट में, और पैसा कहाँ जमा करेंगे? आरबीआई के पास। इससे भी क्या होता है, मार्केट में मनी का फ्लो कंट्रोल होता है। यानी कि हमारे पास मिला एक कंक्लूजन बड़ा प्यारा सा, जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक को उधार देता है तो क्या कहते हैं? रेपो रेट, बिल्कुल याद होगा। और जब बैंक अपने एक्सेस मनी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जमा कराते हैं, उसके एवज में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कुछ बैंकों को ब्याज देता है, फ्री में तो नहीं देगा। उसे क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो रेट। उसे क्या कहेंगे? रिवर्स रेपो रेट, जो अभी वर्तमान में 3.35% है। और अगर मैं बोलूं वर्तमान में रेपो रेट अभी कितना है, तो दिस इज कॉल्ड 4% है। गॉट इट? एकदम आसान शब्दों में, आज के बाद गलती मत करना। रेपो क्या होता है ये क्लियर कर दिया, और रिवर्स रेपो रेट क्या होगा ये भी क्लियर कर दिया। अब जरा एक चीज और भी याद रखना, कभी कंफ्यूजन ना होना, जब भी इनके रेट्स बढ़ेंगे, जब भी इनके रेट्स बढ़ेंगे, तो देखना मार्केट में मनी का फ्लो कम हो जाएगा। जब भी इनके रेट्स बढ़ेंगे तो मार्केट में मनी का फ्लो क्या होगा? कम हो जाएगा। और जब भी इनके रेट्स कम होंगे तो वाइस वर्सा उल्टा क्या होगा? मार्केट में मनी का फ्लो इंक्रीज कर जाएगा। यानी कि जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मार्केट से पैसा हटाना होता है तो क्या करेगा? वो रेट्स को ज़्यादा करेगा। और जब आरबीआई को मार्केट में पैसा डालना होगा तो क्या करेगा? वो रेट्स को कम कर देगा। गॉट इट? यानी आज के बाद अब कम से कम ये नहीं कहोगे कि हमारा रेपो रिवर्स रेपो नहीं याद हो रहा। इस दीपावली में कम से कम ये दो टर्म आपको याद हो गया एनी हाउ। छोटा सा समय और ये टर्म आपका टॉपिक क्या होगा? कवर हो गया। आगे चलते हैं, इसको थोड़ा परिभाषा के रूप में देख लेते हैं जरा, ठीक है? चलो, रिवर्स रेपो रेट इज द रेट एट विच बैंक पार्क एक्सेस फंड विद द आरबीआई. It is monetary policy instrument which can be used to control the money supply in the economy. बिल्कुल सही बात है। जिस रेट पर जब आरबीआई के पास बैंक अपने एक्सेस मनी को जमा करता है, उसके एवज में आरबीआई जो ब्याज देती है उसे ही क्या कहेंगे? रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, जो वर्तमान में कितना है दोस्तों? 3.35%। ठीक है, आगे चलता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कैश रिजर्व रेशियो, जरा समझना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बेटा कहती है बैंकों से, ध्यान से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बेटा बैंकों से कहती है कि आपके पास जो भी डिपॉजिट है, आपके पास जो भी डिपॉजिट है, दिस इज कॉल्ड नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। मैं फिर से बोल रहा हूं, आपके पास जो भी डिपॉजिट है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, उसका सर्टेन परसेंटेज आपको कैश के फॉर्म में, फिर से बोल रहा हूं, कैश के फॉर्म में आपको मेरे पास डेली जमा कराना है। आपको डेली कहां जमा कराना है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। और इस टर्म को क्या नाम दिया गया?
नगद आरक्षण अनुपात या कैश रिजर्व रेशियो। में फिर से बोल रहा हूं, इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को कहता है कि आपका जो भी एनडीटीएल होगा उसका सर्टेन परसेंटेज आपको कैश के फॉर्म में जमा कराना होगा डेली। कहां पर? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। उसे कहते हैं क्या? कैश रिजर्व रेशियो। क्या कहेंगे उसे हम लोग? कैश रिजर्व रेशियो। उम्मीद करता हूं क्लियर होगा। अभी वर्तमान में अगर मैं बोलूं तो अभी जो हमारा कैश रिजर्व रेशियो है वो कितना है? वो कितना है बेटा बताओ ऑल ऑफ यू? वह कितना है? वह 3% है। वो कितना है बेटा? 3%। जरा समझना, जरा बड़े आसान शब्दों में, यानी हम कह सकते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहती है बैंकों से आपके पास जो भी डिपॉजिट होता है, आपके पास जो भी डिपॉजिट होता है उसका सर्टेन परसेंटेज, ये सर्टेन परसेंट कौन डिसाइड करेगी? हमेशा आरबीआई। आपको कैश के फॉर्म में दोस्तों, किसके फॉर्म में? कैश के फॉर्म में आपको हमेशा मेरे पास जमा करना होगा। किसके पास हमेशा जमा करना होगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जमा करना होगा। उसे ही नाम दिया गया क्या? कैश रिजर्व रेशियो। इसके बारे में कहाँ कहा गया है? देखो, इसके बारे में कहा गया है बेटा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 सेक्शन 42 एक में। यानी कि इस एक्ट में ये बताया गया है कि बैंकों को फ्यूचर को देखते हुए अपने टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज कैश के फॉर्म में कहाँ जमा करना होता है? आरबीआई के पास। दिस इज कॉल्ड कैश रिजर्व रेशियो, जो वर्तमान में बेटा 4% है। ठीक है, और याद रखना बहुत लोगों को रहता है कंफ्यूजन कि क्या बैंकों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ब्याज देती है? तो याद रखना कभी भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ब्याज नहीं देती है आपके कैश रिजर्व रेशियो पे। ओके, यानी कि दोस्तों बिल्कुल सही, यानी कि नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन इट बाय आरबीआई। अब यहां दो डेटा कभी कभी आता है कि जरा बताओ जो कैश रिजर्व रेशियो होता है वह मिनिमम कितना हो सकता है और वह मैक्सिमम कितना हो सकता है? तो याद रखना अगर मैं बोलूं वर्तमान में मिनिमम की वैल्यू है 0, यानी कि अगर इकोनॉमी की नीड हुई तो यह 0 भी हो सकता है। और दूसरा अगर कहा जाता है मैक्सिमम, तो याद रखना यह मैक्सिमम भी भैया 100% भी हो सकता है। यानी कि जैसी इकोनॉमी की नीड होगी वैसा होगा, यानी कि नो मिनिमम नो मैक्सिमम, जैसा इकोनॉमी की नीड होगी वैसा हाल होगा कैश रिजर्व रेशियो का। उम्मीद करता हूं कि अब भाई कैश रिजर्व रेशियो आपका सभी लोगों का क्लियर होगा। ओके, चलो दीपावली छोटे छोटे टर्म हम लोग कंफर्म कर लेंगे। अगला SLR अक्सर न्यूज में रहता ही क्या है? कुछ नहीं, बड़ा आसान शब्दों में बता रहा हूं। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहती है बैंकों को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहती है बेटा बैंकों को आपके पास जो भी डिपॉजिट है, आपके पास जो भी बेटा डिपॉजिट है, दैट मीन्स आपके पास जो भी एनडीटीएल है उसका सर्टेन परसेंटेज या तो कैश के फॉर्म में, या तो बेटा गोल्ड के फॉर्म में, और या तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में आपको अपने पास रखना होता है इन द केस ऑफ इमरजेंसी। यानी आपको अपने पास रखना होगा, आपको अपने पास रखना होगा। उसे ही कहते हैं क्या? SLR। उसे क्या कहेंगे बेटा? SLR। मैं फिर से बोल रहा हूं, इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को कहता है आपके पास जो भी पैसा जमा हो, यानी आपके पास जो भी एनडीटीएल हो उसका सर्टेन परसेंटेज कैश के फॉर्म में, गोल्ड के फॉर्म में या सरकारी प्रतिभूतियों के फॉर्म में आप अपने पास स्वयं रखिए फॉर फ्यूचर को मेंटेन करने के लिए। उसे कहते हैं क्या? स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी कि SLR, जो वर्तमान में बेटा याद रखना अभी 18% है। और याद रखना यह मैक्सिमम बेटा 40% ही इकोनॉमी में जा सकता है, यानी कि न्यूनतम कोई लिमिट नहीं है, लेकिन जो मैक्सिमम लिमिट है वो कितना होगा? 40% जा सकता है। आगे अगर मैं बोलूं तो याद रखना जैसे CRR याद था ना, पीछे भी हम लोगों ने बोला था कि
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 34 में कहा गया है, लेकिन जरा देखना जो एसएलआर हमारा है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में कहा गया है। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आजकल एग्जाम में बेटा सेक्शन बहुत पूछे जा रहे हैं। आपने देखा होगा अभी लेटेस्ट में एग्जाम हुआ था एसबीआई का, उसमें पूछ दिया गया सेक्शन, यानी अब हम लोग को ऐड के साथ सेक्शन भी याद करना होगा। तो याद रखना 49 और सेक्शन कितना था 24, 49 और सेक्शन हमारा क्या था 24। उसी प्रकार अगर मैं बोलूं पिछले में क्या था 34 एक्ट हमारा और सेक्शन हमारा क्या था 42(1). उम्मीद करता हूं कि कम से कम रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो और एसएलआर अब आज के बाद कभी गलती किसी का नहीं होगा। आगे चलता हूं। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जरा समझते हैं, बड़ा आसान शब्दों में समझते हैं, ठीक है। चलो 2013 में, या उसको ऐसे ही करें 2011 में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि भाई देखो बैंकों को आपको लोन लेना रहता है, लेकिन रेपो रेट से लेने की एक लिमिट होती है। मान लो वो लिमिट क्रॉस हो गई और आपको लोन की रिक्वायरमेंट होगी तो क्या करोगे? उस केस में आरबीआई ने एक विंडो ओपन किया, आरबीआई ने एक विंडो ओपन किया और कहा आपके पास जो भी डिपॉजिट है, आपके पास जो भी डिपॉजिट है उसका 2%, उसका 2% बहुत होता है, 2% आप मुझसे लोन ले सकते हैं 1 दिनों के लिए। यानी कि मैं फिर से बोल रहा हूं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बैंकों को कहा आपका जो भी टोटल एनडीटीएल है उसका 2% आप मुझसे उधार ले सकते हैं ओवरनाइट पीरियड, मतलब कि 1 दिनों के लिए उधार ले सकते हैं। और इसी का नाम दिया गया मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। यानी कि अपनी मार्जिनल नीड को पूरा करने के लिए इंडिया में कोई भी बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अपने टोटल एनडीटीएल का सर्टेन परसेंटेज, यानी वो कितना है अभी 2%, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से उधार लेता है फॉर ओवरनाइट पीरियड, उसे क्या कहेंगे? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। क्या कहेंगे? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। पॉइंट नंबर 1 याद रखना, जो एमएसएफ होता है वो हमेशा बैंक रेट के इक्वल होगा। वो किसके हमेशा इक्वल होगा? बैंक रेट के हमेशा इक्वल होगा। ओके, अब जरा थोड़ा सा परिभाषा देख लें जल्दी से। पहला, यह 2011 को हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल याद रखना, 9 मई 2011 को हमारे देश में आया था। चलो, मिनिमम अमाउंट 1 करोड़, और याद रखना यानी आपको कम से कम 1 करोड़ हमें उधार लेना होगा, आपको कम से कम 1 करोड़ रुपए उधार लेना होगा। यानी कि मिनिमम अमाउंट आपको 1 करोड़ रुपए उधार लेना होगा। आगे देखते हैं अगर हम नेक्स्ट वन, याद रखना यह है अवेलेबल ऑन ऑल वर्किंग डे इन मुंबई एक्सक्लूडिंग सैटरडे बिटवीन 5:30 PM एंड 7:30 PM। यानी कि आप दिन में कभी भी उधार ले सकते हो, हमेशा यह ओपन होगा, सिर्फ शनिवार को यह ओपन नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं जो अभी मैंने बोला, अमाउंट जो होगा दैट कैन बी अवेल इज अप टू 1% ऑफ देयर रिस्पेक्टिव एनडीटीएल। यानी कि अपने टोटल एनडीटीएल का कोई भी बैंक हमारे देश में 2% तक उधार ले सकता है। इस फैसिलिटी को ही क्या कहते हैं? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अमाउंट याद रखना, कम से कम न्यूनतम आपको उधार लेना होगा कितना? 1 करोड़ रुपए, और उसके बाद मल्टीपल ऑफ ₹1 करोड़। ये नहीं कि हमें 10 लाख रुपए उधार चाहिए तो मांग लेंगे, नहीं, उसके लिए फिर दूसरी विंडो है। ओके, उम्मीद करता हूं कि भाई कम से कम रेपो रेट, कम से कम रिवर्स रेपो रेट, कम से कम CRR, कम से कम
SLR, और कम से कम उम्मीद करता हूं कि इस दीपावली में भाई ये कम से कम पांचों पॉइंट तो भाई सभी के क्लियर हो गए होंगे, और मुझे लगता है कि अब कहीं दिक्कत किसी को नहीं होगा। ओके, आगे चलता हूं। वेरी इंपॉर्टेंट, मैं अपने को हाइड कर रहा हूं, ठीक है, जरा समझना ये क्या है। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, यही वो कमिटी है जो हमारे देश में, याद रखना दोस्तों, हमारे देश में याद रखना, मनी के फ्लो को कंट्रोल करती है, मनी के फ्लो को कंट्रोल करती है, ठीक है। याद रखना इसमें टोटल बेटा 6 मेंबर होते हैं, और ये जो रिपोर्ट आती है इसकी, ये हर 2 महीनों पर रिव्यू होती है, यानी कि हर 2 महीनों पर रिव्यू होगी, हर 2 महीनों पर रिव्यू होगी, याद रखना। और इसे ही कहते हैं क्या, बायो मंथली रिव्यू बाय RBI, इसे ही क्या कहेंगे, बायो मंथली रिव्यू बाय RBI, याद रखना। इसमें बेटा एक मिनट, इसमें बेटा याद रखना टोटल जो मेंबर हैं वो मेंबर हैं होते हैं कितने, 6 मेंबर होते हैं, ठीक है। जो 3 मेंबर होते हैं वो होते हैं कहां से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, और जो 3 मेंबर होते हैं वो कहां से होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। अभी याद रखना, अभी जो ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा क्यों रहा, क्योंकि जो सरकार के 3 मेंबर हैं वो 4 साल के लिए होते हैं। कितने साल के लिए होते हैं बेटा, 4 साल के लिए होते हैं। और जो पहली बार मेंबर बने थे 2016 में, उनका 4 साल पूरा हो चुका था, उन्हीं तीनों को रिप्लेस किया गया। और कौन कौन आया, आसिमा गोयल जी आई हैं, जयंत आर वर्मा जी आए हैं, और साथ में शशांक भिदे जी आए हुए हैं। यानी कि याद रखना यह 3 वो मेंबर हैं जो इस बार मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में नए मेंबर ज्वाइन किए हुए हैं, ठीक है। यानी कि हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत एक कमेटी होती है, जिस कमेटी का नाम क्या है बेटा, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसका एक काम है हमारे इंडिया में मॉनेटरी टूल के माध्यम से इकोनॉमी में मनी के फ्लो को कंट्रोल करना। दोस्तों टोटल इसमें 6 मेंबर होते हैं, 3 मेंबर किसके होते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, और 3 किसके होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होते हैं। और याद रखना अगर वोटिंग राइट्स इक्वल हो गई कि नहीं, आसिमा जी ने कहा कि नहीं रेट्स बढ़ना चाहिए, जैन जी ने कहा रेट्स बढ़ना चाहिए, शशांक जी ने कहा रेट्स बढ़ना चाहिए, और बाकी 3 ने कहा घटना चाहिए, उस केस में क्या होगा भाई, तो याद रखना अगर मान लो वोटिंग राइट्स है गवर्नर के पास, अगर मान लो टाई होता है, उस केस में RBI का जो गवर्नर है वह जो भी चाहेगा वह हो सकता है, यानी उनको लगेगा कि नहीं रेट्स को बढ़ाना ही चाहिए तो रेट्स को वो बढ़ा सकता है। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। अगला व्हाइट लेवल ATM, बड़ा प्यारा है, अभी इस बार एग्जाम में भी आया कि व्हाइट लेवल ATM क्या होता है, जरा समझना ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये टॉपिक बड़ा अच्छा है। इस दीपावली में आज बहुत से टर्म लोग को कवर हो जाएंगे, ठीक है। एक बैंक का मैंने ATM देखा, एक बैंक का मैंने एक ATM देखा, उसमें लिखा हुआ था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या लिखा था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यानी अगर बैंक का लोगो है, समझना, अगर बैंक का लोगो है तो उसे कहते हैं क्या, ब्राउन, क्या कहेंगे, ब्राउन लेवल ATM। कंफ्यूज ना होना, अगर बैंक का लोगो आपने देख लिया तो उसे क्या कहेंगे, ब्राउन लेवल ATM। पॉइंट नंबर 2, मैंने एक ATM देखा, वहां लिखा था क्या पता है, टाटा। तो मैंने सोचा क्या टाटा कोई नया बैंक है, तो मैंने कहा नहीं, टाटा तो एक NBFC कंपनी है, यानी कि एक नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनी है। तो मैंने कहा अगर उस पे लोगो किसी भी बैंक का नहीं है और कहाँ किसका है, किसी दूसरी कंपनी का है, तो उसे क्या कहेंगे, वाइट लेवल ATM। एकदम आसान शब्दों में, अगर बैंक का लोगो है तो क्या कहेंगे, ब्राउन लेवल ATM, और अगर बैंक का लोगो नहीं है तो क्या कहेंगे, वाइट लेवल ATM। इंडिया का जो सबसे पहला वाइट लेवल ATM उसका नाम है इंडी कैश, जिसको 2013 में याद रखिएगा, टाटा कम्युनिकेशन पेमेंट सोल्यूशन लिमिटेड ने
ठाणे महाराष्ट्र में बनाया था। यानी कि वाइट लेवल एटीएम और वाइट लेवल ऑटोमेटेड टेलर मशीन in India will be on and operated by नॉन बैंकिंग फाइनेंसिस कंपनी। यानी कि हम बैंक नहीं है और अगर हमने एटीएम बना दिया तो दोस्तों क्या कहेंगे, वाइट लेवल एटीएम। याद रहेगा बड़ा आसान शब्दों में, ठीक है। और अगर बैंक का लोगो है तो क्या हो गया, ब्राउन लेवल एटीएम। चलो, उम्मीद करता हूं कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा और इस दीपावली में जहां भी दिया रखना, एक दिया अपने दिल में रखिएगा, अपने अंदर रखिएगा, अंधकार खत्म करिएगा, ठीक है। तो आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक बधाइयाँ और उम्मीद करता हूं कि यह साल आपके लिए खुशियों वाला त्यौहार लेके आए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।